हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ नवनीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ नीट के टिपिकल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें कह रहे हैं कि अ प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल. Another projectile fired from another planet with a velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical to trajectory of projectile fired from Earth. The value of acceleration due to gravity on the planet in meter per second square is. तो यहाँ पे g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन्होंने दे रखा था। ये नीट 2014 का क्वेश्चन है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि अ प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसमें क्या करें, दो प्रोजेक्टाइल है, एक हमारा प्लैनेट अर्थ है और एक कोई दूसरा प्लैनेट है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम प्लैनेट 1 मतलब अपने अर्थ की बात करेंगे और यहाँ पे प्लैनेट 2 मतलब किसी और प्लैनेट की बात करेंगे। दोनों पे एक प्रोजेक्टाइल हो रहा है ग्राउंड टू ग्राउंड, और इसमें कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल इज फ्रॉम P1 मतलब पहले वाले केस में कह रहे हैं कि वेलोसिटी u है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे केस में विद वेलोसिटी 3 मतलब यहाँ पे इसको हम u1 कहेंगे, इसको u2 कहेंगे। 3 मीटर पर सेकंड दिया गया है, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो सबसे बेहतर अप्रोच होता है, आप जो चीज़ें गिवन है उसको कलेक्ट कर लो, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम का अप्रोच होता है सॉल्व करने का। अब ये कह रहे हैं कि दोनों जो प्रोजेक्टाइल होता है वो सेम ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं, मतलब दोनों की जो ट्रैजेक्टरी है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो अगर दोनों प्रोजेक्टाइल्स की ट्रैजेक्टरी आइडेंटिकल है तो क्या मैक्सिमम हाइट सेम होगा? ये अगर h होगा तो ये भी h ही होगा। क्या रेंज सेम होगा? यस। अगर ये r होगा तो इसकी रेंज भी कैपिटल R होगी। तो यहाँ पे अगर मोशन ड्यू टू ग्रेविटी g दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो यहाँ पे हम g डैश मानेंगे, और g डैश हमसे पूछा गया है। इन्होंने कहा कि दोनों की जो ट्रैजेक्टरीज हैं वो आइडेंटिकल है। तो अगर ट्रैजेक्टरी आइडेंटिकल है तो मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों इक्वल होगा, ये श्योर है। तो इसी का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सपोज़ मैं रेंज अगर मैं इक्वल करूं, तो अगर इसका R1 रेंज है और इसका R2 है तो R1 इज इक्वल टू R2 हम करेंगे, क्योंकि इन दोनों के रेंजेस इक्वल होने वाले हैं। R का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका ग्रेविटी है तो हम g रखेंगे, इसकी वेलोसिटी है, इस केस की वेलोसिटी u1 हम रखेंगे, इज़ इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो कटने वाला उसको हम कैंसिल कर देंगे। साइन 2 थीटा कैंसिल है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि विद एन एंगल थीटा अनदर प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम विद वेलोसिटी एट द सेम एंगल, मतलब दोनों की एंगल भी सेम है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा कैंसिल आउट। अब बचेगा क्या हमारे पास? u1 स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू u2 स्क्वायर डिवाइड बाई जी डैश। हमें g डैश चाहिए, तो जो g डैश होगा वो क्या होगा? g डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इसको इधर भेजेंगे तो होगा u2 स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई u1 स्क्वायर। ये अपना g होगा, g डैश होगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारा u2 दिया हुआ है 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। g इन्होंने दिया हुआ 9.8 डिवाइडेड बाई u1 स्क्वायर। u1 इज़ 5 स्क्वायर 25। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 3.5 आंसर आता है, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर होगा g डैश वो कितना होगा? 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो ग्रेविटी ऑन द अदर प्लैनेट होगा, इस प्लैनेट पे, प्लैनेट 2 पे जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा? 3.5। इसमें ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, इसमें ऑप्शंस दे रखा था, 4 ऑप्शंस थे, ठीक है। पहले ऑप्शन में 3.5 था, फिर दूसरे में 8 या समथिंग ऐसे कुछ था। तो फर्स्ट आंसर इसका सही था 3.5, ठीक है। ये नीट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप नीट के क्वेश्चन बहुत ईजी। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम 2। ये कह रहे हैं कि फॉर अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एंगल्स 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा,
द हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय प्रोजेक्टाइल आर इन रेशियो ऑफ। ये कह रहे हैं कि कोई भाई दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, सॉरी एक ही प्रोजेक्टाइल है जिसमें पार्टिकल्स को, सपोज दिस इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल को एक बार हम 45 प्लस थीटा एंगल पे और दूसरी बार 45 माइनस थीटा एंगल पे हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस दोनों केसेस में जो रेंजेस होंगे उन रेंजेस का हमें रेशियो बताना है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले केस में देखो, केस फर्स्ट हम मानते हैं जब हमने 45 प्लस थीटा पे इसको प्रोजेक्ट किया था, तो रेंज हमारा क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की जगह कितना होगा 45 प्लस थीटा, ऑफकोर्स ये डिग्री में है, डिवाइड बाई जी। सेकंड केस हमारा क्या होगा, जब हम 45 माइनस थीटा पे भेजते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो साइन 2 एंड 45 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, इनिशियल स्पीड वगैरह सब सेम दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड सेम, इनिशियल स्पीड से हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब देखो इस 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो पहले केस में जो हमारा होगा वो रेंज कितना होगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 45 इंटू 2 90 प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई जी। और दूसरे केस में हमारा क्या होगा, r इज़ इक्वल टू, इसको हम सपोज r1 कहते हैं, इसको r2, तो जो हमारा r2 होगा, इसको r1 इसको r2 कह लो, तो जो r2 हमारा होगा वो कितना होगा, यू स्क्वायर, इस 2 को अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, साइन 90 माइनस 2 थीटा, यहाँ होगा 90 माइनस 2 थीटा, दिस इज़ 90 डिवाइड बाई जी। अब क्या होगा, हम दोनों को डिवाइड करते हैं, r1 बाई r2 करते हैं क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। तो r1 बाई r2 जब हम करेंगे तो कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई जी डिवाइड बाई यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अब देखो ये जी और जी कैंसिल आउट होंगे, यू स्क्वायर कैंसल्ड आउट, फाइनली आपके पास बचा क्या, साइन 90 प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब देखो अगर आप एक नीट के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन आने वाला है। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में एक होता है ASTC रूल, ये चारों कोऑर्डिनेट होते हैं अपने, ठीक है, ये होता है ASTC, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें क्या था, ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी एंगल्स होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। ये होता है S, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट और इसमें कॉस और कोसेक। तो अगर आपको इसमें पहले से नहीं पता ASTC रूल तो आप कमेंट में बता दो, मैं ASTC पे एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा इंडिविजुअल। यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में ही चलेंगे। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो 90 प्लस 2 थीटा ये एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा और साइन चेंज होगा कॉस में, तो यहाँ पे हमें बचेगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही होगा साइन और साइन चेंज होगा कॉस में, तो कॉस 2 थीटा मिलेगा। और ये था हमारा R1 बाई R2, तो ये कॉस 2 थीटा कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो रेंज होगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1, दैट इज़ 1/1 भी लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। तो जो रेशियो होगा हमारा कितना होगा, 1:1। तो आंसर ए कि अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन moves in a straight line in XY plane. Its coordinates at a later time are √3 and 3. The path of the projectile makes with the x-axis an angle of. तो ये स्पेसिफिकली प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये 2D मोशन का क्वेश्चन है और 2D मोशन में कुछ होता नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया है। आप इंडिविजुअली x और y एक्सिस पे रिजॉल्व करो फिजिकल क्वांटिटीज़ को, आप एक 1D मोशन बन जाता है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें कह रहे हैं कि अब देखो ये अपना मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड दिस इज ओरिजिन 0 इंटू 0,0। अब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन इन XY प्लेन, XY प्लेन में मूव कर रहा है, इट्स कोऑर्डिनेट एट अ लेटर टाइम आर √3 इंटू 3, √3,3। तो ये भी मूव करना शुरू करता है, तो मान लो ऐसे इसने मूव किया और किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका जो कोऑर्डिनेट है वो √3,3 मिलता है
इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका कोऑर्डिनेट √3, 3 है तो इसका x एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो √3 होगा और इसका y एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 3 होगा। पहला जो होता है वो x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट बताता है और सेकंड वाला ऑर्डिनेट जो होता है वो ठीक है y एक्सिस पे बताता है। तो ये इसका कुछ सीन है। अब ये कह रहे हैं कि द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद x एक्सिस एन एंगल ऑफ। पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या है, इन्होंने बोला स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यही तो इसका पाथ है, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट करके इसने ऐसे स्ट्रेट लाइन पे मूव करना शुरू किया, फाइनली यहाँ पे पहुँचा पॉइंट P पे जहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। तो इसका जो पाथ हुआ ये स्ट्रेट लाइन हुआ। अब ये कह रहे हैं ये पाथ x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, तो यही तो एंगल होगा थीटा, जो ये x एक्सिस से इस x एक्सिस से ये पाथ थीटा एंगल ही बनाएगा। तो यही एंगल थीटा अपने को बताना है। तो ये एंगल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस ट्राइंगल में अगर मैं इसको O बोलूँ ओरिजिन और इसको मैं A बोलूँ तो ये P है। इन ट्राइंगल OPA, अगर मैं ट्राइंगल OPA में बात करूँ, tan थीटा अप्लाई करूँ, tan थीटा इज इक्वल टू, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस ही तो होता है tan थीटा। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस। तो परपेंडिकुलर की जो हाइट है वो 3 है, तो परपेंडिकुलर 3 डिवाइडेड बाई बेस, बेस अपना √3 है तो बेस √3 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3 से 3 को जब कैंसिल करेंगे तो √3 ही बचेगा ऊपर। जैसे 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, एक √3 से √3 कैंसिल, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो अब बचे अपने पास √3, तो जो tan थीटा फाइनली अपने पास बचा वो बचा √3। इसका मतलब थीटा कितना हुआ, 60 डिग्री। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहे हैं कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। When the particle lands on the level ground, the magnitude of change in its momentum। अब यहाँ पे चूँकि मैंने मोमेंटम अभी डिस्कस नहीं किया है, जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो उसमें हम मोमेंटम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी मोमेंटम आपने कहीं से पढ़ा है, आपको मोमेंटम का ज्ञान है, तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक है, ये कोई प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, ये पार्टिकल ऐसे कुछ मूव करेगा इस, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियली u स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल 45। तो जो एंगल दे रखा है इन्होंने ये 45 दिया हुआ है, एट एन एंगल 45। अब ये कह रहे हैं कि व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम। तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, तो इसकी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में प्रोजेक्टाइल में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर इनिशियल स्पीड या ये होती है तो फाइनली स्पीड भी यही होती है। मतलब इनिशियली जब अगर ये u स्पीड से इसे प्रोजेक्ट किया जाता है तो जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो इसकी स्पीड u ही होती है। और सिंस द x एक्सिस पे अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, तो यहाँ से अगर ये वेलोसिटी u cos 45 होती है तो यहाँ पे वेलोसिटी v u cos 45 ही होगी। क्यों? अगर आपको डाउट है इस बात में तो आप जाके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने डिस्कस किया, आप जाके देखो, आई बटन पे क्लिक करो और जाके देखो। ठीक है, और इस यहाँ पे इसका कंपोनेंट कितना होगा y एक्सिस पे u sin 45, और यहाँ का जो y कंपोनेंट होगा वो भी होगा u sin 45, क्योंकि ये एंगल भी सेम ही होता है, 45 ही होता है। अगर ये 45 ये 45 ये u तो ये भी u होता है। ठीक है, ये फैक्ट है प्रोजेक्टाइल का। अब ये कह रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम बताओ। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर x एक्सिस के अलॉन्ग हम बात करें तो देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी एट ऑल। यहाँ पे वेलोसिटी u cos 45 है, यहाँ पे वेलोसिटी u cos 45 है, तो देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी ही सेम है तो चेंज इन मोमेंटम तो ज़ीरो होगा। दूसरा लॉजिक, अलॉन्ग x एक्सिस एक्सीलरेशन इज़ ज़ीरो, इसका मतलब नेट फोर्स भी जीरो होगा अलॉन्ग x एक्सिस। और अगर अलॉन्ग x एक्सिस नेट फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, और अगर नेट फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, मतलब देयर इज़ नो एक्सीलरेशन, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी अलॉन्ग x एक्सिस। और अगर अलॉन्ग x एक्सिस कांस्टेंट वेलोसिटी है
तो देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस विल बी कंजर्व्ड and linear momentum along x axis will be constant, so there is no change in linear momentum along x axis at all. यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी u cos 45, फाइनली u cos 45, तो कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं है अलॉन्ग x एक्सिस, तो x एक्सिस के अलॉन्ग अपना मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग x एक्सिस ज़ीरो होगा. अगर बात करें अलॉन्ग y एक्सिस की, दैट इज़ दिस इज़ y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलॉन्ग देयर इज़ चेंज इन मोमेंटम. क्यों? क्योंकि इनिशियली इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है और फाइनली y एक्सिस में डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है. तो चूँकि डायरेक्शन में अंतर है तो ओवरऑल वेलोसिटी में भी डिफरेंस होगा. तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग y एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो ये होगा mv फाइनल माइनस mv इनिशियल. तो m को अगर हम कॉमन ले लें तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, मेरा v फाइनल कितना है, माइनस ऑफ u साइन 45 दैट इज़ u बाई रूट 2, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, तो u साइन 45 इसकी ओवरऑल वैल्यू u बाई रूट 2 होगा, माइनस v इनिशियल भी कितना है u साइन 45, तो इसकी वैल्यू भी u बाई रूट 2 ही होगी. तो यहाँ पे होगा u बाई अंडर रूट 2, क्या होगा, माइनस को दोनों तरफ है कॉमन ले लो तो माइनस m, अंदर बचा पॉजिटिव, तो u बाई रूट 2 प्लस u बाई रूट 2 माइनस m. देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो वो 2 टाइम्स u बाई रूट 2 हो जाएगा. और फिर जब इस रूट 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो रूट 2 ऊपर बचेगा, माइनस अंडर रूट 2 v, यानी अंडर रूट 2 m v. माइनस है आगे, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी वाई का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 2m v. दिस इज़ योर चेंज इन मोमेंटम, दिस इज़ योर ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम. तो जो आंसर होगा वो अपना थर्ड वाला होगा, mv रूट 2. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप and has acceleration 0.4 i cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 सेकेंड is. तो ये भी एक 2D मोशन का क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं है, ये 2D मोशन का क्वेश्चन है. इसमें भी हम सेम काम करेंगे. देखो इसमें करना कुछ नहीं है, बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, ठीक है. तो एक तरीका आप इंडिविजुअली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके चलो, और एक तरीका है डायरेक्ट आप दोनों को एक्स और वाई एक्सिस दोनों को साथ ले सकते हो. इसमें हमें क्या करना है कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, और अपने को एक्सीलरेशन दे रखा है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप, ये ऐसा कुछ दे रखा है. हमसे पूछ रहे हैं कि 10 सेकंड बाद में इसकी स्पीड बतानी है. तो पहले हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, v, फार्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at, डायरेक्ट यूज़ करो. v क्या होगा, देखो u कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस एक्सीलरेशन 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप इंटू टी क्या है, 10 सेकेंड्स आफ्टर 10. कैलकुलेट करो, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10 से जब मल्टीप्लाई करो तो ये 4 हो जाएगा, 4i कैप प्लस 10 से मल्टीप्लाई करोगे 3j कैप हो जाएगा. अब देखो 3i कैप प्लस 4i कैप इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू 7j कैप इज इक्वल टू, अब ये हमें फाइनल वेलोसिटी मिल गया. हमसे स्पीड पूछा गया तो हम स्पीड निकालेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये vx ये vy, तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट vy स्क्वायर, ये होता है स्पीड निकालने का तरीका. तो ये कितना होगा ये 49 प्लस 49 प्लस 14, एक काम करते हैं 49 इंटू 2 कर सकते हैं, तो क्या होगा, 49 बाहर निकलेगा तो ये कितना बचेगा, 7 रूट 2. सो दिस इज़ योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ स्पीड. तो v इज इक्वल टू 7 रूट 2, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है आपकी. तो आंसर कौन सा होगा, b, 7 रूट 2 यूनिट्स. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
अब देखो इसमें कह रहे हैं कि अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द रूल एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, द पार्टिकल फॉलोज। बेसिकली इसमें पार्टिकल की हमें ट्रैजेक्टरी बतानी है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में कोई 2D मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, एक्स इज इक्वल टू ये, वाई इज इक्वल टू दिस मच। देखो कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो टाइम वेरिएबल होता है उसको हमें क्या कहते हैं, रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब एलिमिनेट करना पड़ता है। तो अगर हम टाइम को किसी तरह से एलिमिनेट कर दें तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल जाएगी। तो ये दे रखा है एक्स एक्सिस पे एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और जो वाई दे रखा है वो दे रखा है ए कॉस ओमेगा टी। अब इसमें क्या ऐसा ऑपरेशन किया जाए कि टी को एलिमिनेट हम कर सकें। अगर हम एक्स और वाई को स्क्वायर करके जोड़ दें तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस ए कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर। हमने क्या किया, एक्स का स्क्वायर किया तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वाई का स्क्वायर किया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या होगा, ए स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये एक एक्सप्रेशन होता है सर्कल का। अगर कोई सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, अगर कोई ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, तो इस सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए इसकी रेडियस होती है। तो जिसका आंसर होगा वो होगा सर्कुलर पाथ, तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ठीक है। अब देखो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़। ये नीट 2010 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट होता है इस पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड ही बचती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है, जिसकी वैल्यू होती है यू कॉस थीटा, ठीक है। अगर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को इनिशियल स्पीड u से प्रोजेक्ट किया एट एंगल थीटा, तो जब ये मैक्सिमम हाइट अचीव करता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही स्पीड बचती है u cos थीटा। ये मैंने पहले डिस्कस किया है प्रोजेक्टाइल में। अब क्या होगा कि मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ हमारी स्पीड बची u cos थीटा। इन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, मतलब ये जो स्पीड है उस इनिशियल स्पीड की हाफ है। इसका मतलब क्या होगा कि u cos थीटा इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ u। अब क्या होगा, u कैंसिल, cos थीटा कितना बचा 1/2। अगर cos थीटा 1/2 बचा तो थीटा कितना होता है 60। क्यों? क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो जिसका आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। वेरी सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो AIPMT 2011 में पूछा गया था, अ मिसाइल इज़ फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, जी दे रखा है 10, रेंज ऑफ मिसाइल हमें बताना है। तो मैक्सिमम रेंज, देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, किसी भी नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में रेंज मैक्सिमम तब होती है जब हमारा एंगल 45 डिग्री पे होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री पे हो। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी प्रोजेक्टाइल में रेंज तब मैक्सिमम होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जब वो 45 डिग्री पे हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री मिल गया, रेंज बताना है, u दिया हुआ है 20, कुछ है ही नहीं, तो r इज इक्वल टू कितना होगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u कितना है 20 का होल स्क्वायर साइन, अब देखो 45 थीटा है तो 2 थीटा कितना होगा 90 डिवाइडेड बाई जी 10 दिया हुआ है,
ऊपर होगा 400/10 इज इक्वल टू 4। दिस इज आंसर। तो 40 मीटर आंसर होगा इसका, ठीक है। Our next question is, a projectile is fired at an angle 45 with horizontal. The elevation angle alpha of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is। देखो ये भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि अगर ये कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, तो इसको कह रहे हैं 45 डिग्री पे इसको हम यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और द एलिवेशन एंगल अल्फा ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट दिस हाईएस्ट पॉइंट, जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताना है, इस मैक्सिमम हाइट का, इस पॉइंट पे। तो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऐसे ड्रॉ करें, तो ये जो एंगल होता है, अब ये जो थीटा होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। सॉरी, इसको अल्फ़ा बोला है इन्होंने, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो अगर ये कोई हाइट, कोई भी हाइट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा फ्रॉम दिस पॉइंट, वो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो वही सीन है कि यहाँ से इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया एट एंगल 45, ये मूव करते करते मैक्सिमम हाइट पे जैसे ही पहुँचा, तो मैक्सिमम हाइट का इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताना है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचता है तो ये टोटल रेंज का आधा होता है ये, और ये तो मैक्सिमम हाइट है ही। तो अब इस ट्राइंगल में अगर मैं इसको P बोलूँ और इसको A बोलूँ और इसको B बोलूँ, तो इन ट्राइंगल PAB में हमें क्या करना है, tan अल्फ़ा अप्लाई कर देना है। तो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, परपेंडिकुलर इज़ H एंड बेस इज़ R/2, तो परपेंडिकुलर H डिवाइडेड बाई R/2। ये कुछ सीन है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रेंज होता है, रेंज का हम फॉर्मूला खोलेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, रेंज होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाई, सॉरी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन g से g कैंसिल, u² से u² कैंसिल। अब ऊपर बचा, देखो थीटा हमारा 45 दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो थीटा की वैल्यू 45 होगी। तो यहाँ पे जो होगा sin 45 का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे sin 2 थीटा। तो थीटा अगर 90 हम रखेंगे ना, तो थीटा 45 रखेंगे तो ये 90 बन जाएगा, तो ये बनेगा sin 90। अब देखो sin 45 होता है 1/√2, तो इसका होल स्क्वायर 1/2 होगा, और ये होता है 1, तो जो फाइनली आंसर मिलेगा वो 1/2 मिलेगा। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये tan इनवर्स 1/2। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये सारे एक्सप्लेनेशंस, सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आए हों, सारे सॉल्यूशन समझ में आए हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, आपको सॉल्यूशन दूँगा, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।